कौन रोक सकता है उसको कामयाब होने से, जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और आपके रगों में भी जुनून दौड़ता है। तो जल्दी से भाई वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। और इस क्लास में हम देखो स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। तो देखो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। पहली बात देखो, प्रकाश जो है ना वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से किधर जाना चाहिए? विरल माध्यम में। विरल से सघन में नहीं, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी याद कर लो। क्रांतिक कोण अभी देखते हैं अपन। देखो ये डायग्राम बना है, ये जो है ये सघन माध्यम है, ये कोई पात्र है, इसमें अपन ने जल भर दिया तो ये हो गया सघन माध्यम, और भार है ये वायु, ये हो गया विरल माध्यम। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, ये गई। ठीक है, जाने के बाद जैसे ये पहली किरण गई, ये ऐसे निकल गई। दूसरी अपन ने थोड़ा सा इसको और इधर बढ़ाया तो दूसरी ये इसके पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई। फिर तीसरी वाली गया तो ये वापस इसी माध्यम के लौट के आ गई। ठीक है ना। तो अब देखो समझो इसको, जब किरण यहाँ से एक नंबर गई और सीधी निकल गई तो ये जो एंगल है ये अभिलंब से दूर है, तो ये आपतन कोण है। अभिलंब से जो कोण है ये आपतन कोण हो गया। तो ये जो कोण है ना थीटा, इसका मान धीरे 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 अपन ने बढ़ाया, कितना कर दिया? 90 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया? 90। तो देखो वह कोण जिस पर जो आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण का मान जो है ना वो कितना हो जाए? 90। अपवर्त, जैसे यहाँ से किरण गई, आपतित किरण गई यहाँ से, तो वह आपतित कोण जिस पर अपवर्तित कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला वह एंगल जिस पर ये एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना कि अपन इसके एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपन कितना बढ़ाएं कि 90 डिग्री बढ़ा दिया अपन ने, इसके पैरेलल कर दिया, ये है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। उस कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। समझ आ गया ना क्रांतिक कोण? ठीक है। अब देखो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब वो एंगल जो है अपना आपतित, ये वाला एंगल, आपतित एंगल, ये आपतित किरण जो यहाँ से गई, ये आपतित एंगल का मान क्या हो जाए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये क्या 90 से भी नीचे हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे नीचे होगा तो किरण क्या जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में लौट के वापस आ जाएगी। और पहली कंडीशन ही क्या है कि किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो किरण, परावर्तन कब होता है? जब उसी माध्यम में वापस लौट के आए। तो किरण गई और वापस उसी माध्यम में आ गई, तो ये क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। समझ आई? परावर्तन की घटना में क्या हुआ? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। ठीक है। अब आगे देखो क्रांतिक कोण के बारे में बताया गया है। देखो क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ये बता दिया, अभी बता दिया ना। अब देखो ये तीन चीज़ें हैं, पानी, कांच और हीरा, इसके लिए दिया है क्रांतिक कोण। एग्जाम में सीधा पूछता है कि पानी के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 48 डिग्री होता है, इनको नोट कर लो। ठीक है। कांच के लिए कितना होता है? 38। और हीरे के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लो। हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। अगला देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर वापस सघन माध्यम में लौट कर आ जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम में तो गई और उसी सघन माध्यम में वापस लौट के आ गई। सघन माध्यम से गई, सघन माध्यम में लौट के आ गई, इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक बात। अब देखो पूर्ण आंतरिक घटना जो होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर आधारित उदाहरण देखो क्या है। जैसे हीरे का चमकना, हीरा चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे के अंदर जब एक बार प्रकाश घुस जाता है ना तो अंदर ही अंदर परावर्तित होता रहता है, अंदर ही अंदर क्या होता रहता है? परावर्तित होता रहता है।
तो याद करना कि हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, वाहनों को चलाते हैं अपन तो कई बार देखते हैं रोड पे क्या पानी सा अपन को दिखाई देता है, चमकता हुआ लुप-झुप सी होती है। तो जो वाहनों को चलाते समय पानी का जो भ्रम होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखाई देना, जो रेगिस्तान में समझो एक हिरण है, तो हिरण क्या करता है, उसको दूर से जो रेत है वो चमकती हुई दिखाई देती है, उसको लगता है कि पानी है वहाँ पे। जब वो दौड़ लगा के वहाँ जाता है तो देखता है पानी है ही नहीं, तो वो भटकता रहता है। इस घटना को बोलते हैं मृगमरीचिका। तो वो रेगिस्तान में होती है, वो भी क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक होता है प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है, ये देखो, ये ऐसा होता है, एक खोखली नली होती है, इसमें प्रकाश गया तो ऐसे गया, फिर ये टकराता और इधर चला गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, परावर्तन होता रहा। तो सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और ये कब होगा, जब इसके अंदर कौन सी घटना होगी, परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर। और एक एंड्रोस्कोप है, ये जो डॉक्टर हैं अपने आरनाल का चित्र लेते हैं, तो ये भी परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये उदाहरण एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको नोट करके रखना। अब देखो इंद्रधनुष, सब लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष, ठीक है। ऐसा भी कोई है जिसने इंद्रधनुष ना देखा हो, सबने देखा है ना। तो देखो इंद्रधनुष में होता क्या है इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं, अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों ही घटना पाई जाती हैं किसके अंदर, इंद्रधनुष के अंदर। तब जाके वो इंद्रधनुष हमको बनता है। इसकी शर्त क्या है, पहली बात तो वर्षा के बाद बनेगा, ठीक बात, बारिश होएगी तो उसके बाद ही बनता है। दूसरी है पीठ जो है वो सूर्य की ओर होनी चाहिए हमारी, ठीक है, हमारी पीठ किधर होनी चाहिए, सूर्य की ओर होनी चाहिए। अब देखो ये बारिश की बूंद है, ये क्या है, ये वर्षा की बूंद है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इधर मान लो सूर्य है और अपन इधर मुँह करके खड़े हैं, इधर झांक रहे हैं, तो अपनी पीठ के पीछे ये हो गया सूर्य, ठीक। अब प्रकाश की किरण गई इधर, तो गई, तो जैसे ही प्रकाश की किरण बूंद के अंदर घुसी तो कौन सी घटना हो गई, अपवर्तन की हो गई। जाने के बाद में जैसे ही ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ये घटना कौन सी कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। 2 घटना हो गई। जब प्रकाश या बूंद से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होता है, ये वापस बूंद के अंदर चला जाता है, टकराता है फिर वापस बूंद के अंदर चला जाता है, ठीक बात। तो ये कौन सी हो गई घटना, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। फिर वापस बाहर निकलता है, तो वापस बाहर निकलता है तो अपवर्तन की घटना हो गई। तो एक बार तो यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार अपवर्तन हो गया, एक बार TIR परावर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया ना 2 बार। तो ये घटना होती है, प्रकाश गया फिर वापस टकरा के वापस इधर होके निकल गया, यानी 1-2 बार हुआ अपवर्तन, 1 बार हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ से 7 रंगों में विभाजित हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, पहली बात तो इंद्रधनुष 2 बनते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है, दूसरा कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लो, ठीक है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। पहली मेन जो बनता है ना, वो बनता है कौन सा, प्राथमिक वाला। ये बनता है गहरा, मतलब अच्छे से दिखाई देता है ये, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है वो 40 से 42 होता है, इसको याद नहीं करना, एग्जाम में इतना नहीं पूछता। दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या आगे की ओर बैंगनी और पीछे की ओर लाल कलर होता है, ये थोड़ा याद रखना। जब गहरा यानी प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो आगे कौन सा रंग होएगा, बैंगनी होएगा, और पीछे होगा लाल, यानी अपन को नीला नीला ज़्यादा दिखाई देता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जो अभी अभी अपन ने देखा था। एक दूसरा भी होता है जिसे बोलते हैं द्वितीयक, ये कम गहरा होता है, यानी थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इसमें वो ये एंगल का थोड़ा 48 से 50 होता है, इस पर कोई नहीं पूछता, ध्यान मत करना, ये याद रखना बस। इसमें आके लाल आ जाता है, पीछे बैंगनी चला जाता है, जबकि प्राथमिक में आगे क्या होता है, बैंगनी होता है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, थोड़ा सा याद करना हल्का सा, कि प्राथमिक में आगे बैंगनी होता है,
बस पीछे लाल हो जाएगा। और द्वितीयक में इसका उल्टा होता है, आर आगे आ जाता है, बैंगनी पीछे चला जाता है। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। ये कम गहरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश जैसे ये है, प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराई, फिर वापस एक बार टकरा के फिर बाहर निकलती है। इसके अंदर क्या एक परावर्तन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके कारण ये कम गहरा दिखाई दे रहा है। बोलो समझ आ गया ना? ठीक है। अब देखो रंगों का समायोजन। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। मूल रूप से रंग कितने होते हैं? मूल रूप से 3 रंग होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। मूल रंग कितने होते हैं एग्जाम में पूछता है, तो याद करना मूल रंग 3 होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या बोलते हैं? जो दूसरे रंगों के समायोजन से क्या नहीं बनते हैं, यानी वो खुद ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद करना, RGB। आर मतलब लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 होते हैं RGB, लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये टेलीविज़न के अंदर भी पाया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टेलीविज़न में कौन से रंग पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना कौन से मूल रंग पाए जाते हैं, प्राथमिक रंग पाए जाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार अपन पीला भी घुसेड़ देते हैं, पीला को भी इसके अंदर डाल देते हैं, जबकि पीला क्या नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है। ध्यान रखना, प्राथमिक रंग RGB ही होते हैं। अब आता है द्वितीयक रंग। कौन से? द्वितीयक रंग। ये कर लिया अपन ने थोड़ा इसको बड़ा। अब देखो द्वितीयक रंग क्या होते हैं? जो इन प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। ये प्राथमिक रंग RGB हो गया। देखो द्वितीयक रंग याद करने के लिए पहले ये जो डायग्राम है ना, इसको ऐसे की ऐसे बना लो, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज पे R इधर लिख दिया, G इधर, B इधर, ठीक है। ये लाल हो गया है, ये हरा हो गया है, नीला हो गया। अब इधर ये बना दिया अपन ने, ये Y हो गया, ये M हो गया, इस M से बोलते हैं मेजेंटा, और नीचे भी M, इसे बोलते हैं मोरपंखी, और बीच में कर दिया श्वेत। कहने का मतलब ये है कि ये जो बोलते हैं लाल और हरा, यानी R और G, लाल और हरा से मिलकर बना येलो यानी पीला। तो पीला रंग कैसे बनेगा? लाल और हरा को अगर आप बराबर मात्रा में अगर अपन मिलाएंगे तो कौन सा रंग मिलेगा? पीला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद G और B, ये GB, तो G और B यानी कि किसको? ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो मोरपंखी बनेगा, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा मिलेगा, ठीक है। और इन तीनों को मिला देंगे अपन, तीनों को मिला देंगे तो कौन सा बनेगा? श्वेत रंग बनेगा। ध्यान रखना, लाल, हरा और ब्लू तीनों को मिला दिया तो कौन सा रंग बनेगा? श्वेत बनेगा। इनको आप लिख लेना अलग से, इनको साइड में करके बना लेना, और ये डायग्राम को इसको दिमाग में छाप लेना कि भाई ये वाली जो भुजा इस पे Y होता है, इस वाली पे मैजेंटा होता है, इस पे होता है मोरपंखी, ताकि दिमाग में डायग्राम रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा होता है पूरक रंग। पूरक रंग क्या होते हैं? तो जिन 2 रंगों से मिलने से श्वेत रंग का निर्माण होता है, कोई भी 2 रंग मिला दिए, उनके निर्माण से सफ़ेद रंग बन गया, तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। ध्यान करना, पूरक रंग क्या होते हैं? जो एक दूसरे से क्या करते हैं? सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। ये एक उदाहरण है, ये समझो कि ये कोई लाल पुष्प है। ये कैसा पुष्प है? लाल पुष्प है। इस पर सफ़ेद लाइट पड़ी, फिर इस पर पीली लाइट, हरी, नीली। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्या करना? ध्यान रखना। देखो जब किसी भी वस्तु पर सफ़ेद लाइट पड़ती है ना, सफ़ेद, तो वह वस्तु जिस कलर की है उसका रंग वैसा ही दिखाई देता है। जैसे लाल पुष्प है, उस पर सफ़ेद लाइट पड़ी, तो जिस कलर की वस्तु है वैसी दिखाई दी। कैसी दिखाई दी? लाल दिखाई दी, ठीक है। अब देखो उसके अलावा वस्तु जिस कलर की है उसमें सफ़ेद के अलावा और कोई सा भी कलर पड़े, सफ़ेद और खुद के अलावा लाल के, यानी कि वह वस्तु जिस कलर की है वह, और सफ़ेद के अलावा जो भी कलर उस पर गिरेगा तो वस्तु अपन को कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। दोबारा समझो, ये एक लाल पुष्प है, लाल की जगह समझ लो जैसे ये होता पीला, ये समझ लो ये है पीला है। अब इसके ऊपर वाइट यानी सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला प्रकाश गिरेगा
तभी ये वस्तु अपन को कैसी दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी। और अगर इसके ऊपर हरा, नीला, किसी भी प्रकार का कलर पड़ा तो वस्तु अपन को कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखो, अगर किसी भी वस्तु पर जो उसका कलर है उस पर सफ़ेद का और उसका जो कलर है अगर वो पड़ा तो वह वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी, और कोई भी कलर अगर उसके ऊपर पड़ा तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ठीक है ना, इसको याद रखना। अब देखो, कोई वस्तु लाल कब दिखाई देती है हमको, भाई कोई वस्तु लाल है, हरी है, पीली है, नीली है, हम कैसे पहचाने कि वो लाल पीली है, कैसे मतलब कैसे पता चल जाता है ऐसे। तो देखो, जब कोई वस्तु है उस पर लाल कब दिखाई देगी, तो देखो प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश जब होता है उसके अंदर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है वो। तो क्या होता है, जब लाल प्रकाश पर पड़ते हैं ना, सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब लाल वस्तु पर पड़ता है तो वो क्या करती है, वह वस्तु 6 जो रंग है ना उनको तो अवशोषित कर लेती है और जो लाल कलर है उसको करती है परावर्तित। इस कारण वह वस्तु अपन को क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। अगर वह सारे की सारे कलरों को अवशोषित कर ले, किसी को भी परावर्तित ना करे, तो वह वस्तु अपन को कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ठीक है। कोई वस्तु हमको काली कब दिखाई देती है कि वो सारे की सारे उसको कलर को अवशोषित कर ले तो हमको काली दिखाई देगी, और जिस कलर को वो परावर्तित करती है तो अपन को वो उस कलर की दिखाई देती है। जैसे अपन को कोई सफ़ेद मतलब काली दिखाई दे रही, वो दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, नीली दिखाई देती है, हरी, तो वह वो नीला पीला जो रंग है वो परावर्तित करती है। ठीक है ना। तो ये अपना जो लाइट वाला जो चैप्टर था, लाइट वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। इसमें अपन ने 5-6 वीडियो जितने भी हैं सारे अपलोड कर दिए हैं। सारे उदाहरण एग्जाम्पल, फिर किरणन हो, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, सबके उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। इनको मिक्स मत करना, अलग अलग तरह से सबको याद करना। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हैं, अपवर्तन के कौन से हैं, फिर किरणन के कौन से हैं। क्यों मैंने इसीलिए इनको क्या करा, अलग अलग करके बताया है। अगर मैं सबको एक साथ ही मिक्स कर देता तो कन्फ्यूजन हो जाता। अलग अलग वीडियो बना के मैंने डाले हैं, इसलिए आप इनको अलग अलग ही क्या करना, याद करना और नोट बना लेना। ठीक है ना। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद। जय श्री राम।